इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं भारत समाचार। स्पेशल स्टोरी में हम दिन भर की सबसे बड़ी खबरें आपको बताते हैं। आज स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे तूफान अम्फान की, कि कैसे 21 सालों बाद अम्फान तबाही मचाने जा रहा है। मजदूरों के लिए जो बसें चलने वाली थी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि हम 1000 बस चलाएंगे, लेकिन उसे सरकार से अनुमति नहीं मिली। चूंकि उसमें कई ऑटो, कई एम्बुलेंस थी, इसलिए उसे अनुमति नहीं दी गई। इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि अब कोरोना संक्रमण के मामले एक साथ कई आ रहे हैं। पहले 3-4 में सामने आते थे, लेकिन अब ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें 90 से ज्यादा केसेस एक जिले में हैं। ये स्पेशल स्टोरी 16 मई से शुरू हुई, जो आज तक जारी है। मजदूरों के लिए कांग्रेस की तरफ से यूपी बॉर्डर पर भेजी गई बसों पर सियासत से ना तो कांग्रेस का कोई फायदा हुआ, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि उसकी 1000 बसें मजदूरों को उनके घर तक ले जाए, और ना ही बीजेपी का कोई नुकसान हुआ। अगर कोई परेशान हुआ सही मायनों में, तो वो मजदूर है जो पिछले 1 महीने से लगातार पैदल, साइकिल से, ठेले से जो कुछ उसको मिल रहा है वो अपने घर पहुंचना चाह रहा है। चुनाव होते हैं तब ये सरकार नहीं देखती है कि इसमें बीमा फिटनेस है कि नहीं। जब चुनाव होते हैं तब इनको अधिग्रहण किया जाता है, तब कोई नहीं देखता। अगर किसी पार्टी की रैली होती है तब ये नहीं देखा जाता कि इन पे क्या कागज है और क्या नहीं है। ये बस ड्राइवर है, सुना आपने। कांग्रेस और बीजेपी की बसों को लेकर के चल रही राजनीति का सीधा असर जिन पर पड़ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो गरीब मजदूर हैं, जिन्हें अपने घर जाना था, जो सरकार से आस लगाए बॉर्डर्स पर सड़कों पर दिन रात इधर से उधर भटक रहे हैं। जो भी सरकार है वो ये कह रही है कि इनमें बीमा नहीं है, फिटनेस नहीं है, ये टेम्पू नंबर है। अगर यही गाड़ी जब चुनाव होते हैं तब ये सरकार नहीं देखती है कि इसमें बीमा फिटनेस है कि नहीं। जब चुनाव होते हैं तब इनको अधिग्रहण किया जाता है, तब कोई नहीं देखता। अगर किसी पार्टी की रैली होती है तब ये नहीं देखा जाता कि इन पे क्या कागज है और क्या नहीं है, ड्राइवर पे लाइसेंस है या नहीं है। तब ये कहाँ चले जाते हैं नियम, और आज ये नियम कैसे हो गए। आज उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे तीसरा दिन है कि 1000 बसेज उत्तर प्रदेश के गरीबों और श्रमिकों के हो, जिनके चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, उनको घरों तक ले जाए। एक तरफ बीजेपी है जो लगातार कांग्रेस पर धोखा करने का आरोप लगा रही है कि 1000 बसों के नाम पर स्कूटर, ऑटो भेजे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता लगातार इसे राजनीति का नाम दे रहे हैं। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहां पे 4 बजे तक खड़ी हैं। आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सके। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। यूपी से शुरू हुई ये बस पॉलिटिक्स अब नेशनल रूप ले चुकी है, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की सख्त तेवरों ने कांग्रेस को झुकने पर मजबूर कर दिया है। तो वहीं कांग्रेसी नेता अदिति सिंह यूपी सरकार के साथ दिखाई दी हैं और बसों को बॉर्डर पर भेजने को सियासत करार दिया। उस सूची में बहुत सारे ऐसे वाहन थे जो एक्चुअली बसेस थे ही नहीं। बहुत से ऑटो थे, ऑटो रिक्शा थे, 2 व्हीलर थे, 4 व्हीलर थे। तो ऐसे टाइम में आप सरकार का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गलत सलत सूची दे रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब इसे बसों की राजनीति कहा जाए या फिर दो बड़ी पार्टियों की अपनी ईगो की लड़ाई, लेकिन जो भी हो, इन सब के बीच पिस वो गरीब मजदूर रहा है जो घर जाने के लिए एक राज्य के बॉर्डर से दूसरे राज्य के बॉर्डर के चक्कर काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
इस बीच जनता का यह कहना कि अगर चुनाव होता तो यही बसों की परमिट ना देखी जाती। यानी जनता यह सब कुछ समझ रही है। जो कोरोना वायरस के बीच इन दिनों नया ड्रामा शुरू हो गया है, जनता हर चीज बड़े गौर से देख और समझ रही है। रिपोर्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। या मेरे आपके सरकार सवेरे से टीवी पर भाषण दे रही है, कुछ नहीं। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा। मदद के लिए ऐसी महाभारत आज तक आपने ना देखी होगी और ना ही सुनी होगी। कोरोना काल को लेकर के जो कहानी लिखी जाएगी, उसमें इसकी गाथा अलग से बढ़ाई जाएगी कि कैसे मजदूर, कामगार, प्रवासी, श्रमिक, भीड़ सबकी मदद के लिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ से ऑनलाइन और ऑफलाइन की जंग बराबर लड़ी गई। लेटर वॉर से लेकर के लोटम लोट तक सब कुछ किया गया। कुछ नहीं मदद के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। या मेरे आपके सरकार सवेरे से टीवी पर भाषण दे रही है, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कि असल में किसकी मदद ज्यादा मददगार है, सिस्टम की या फिर कांग्रेस पार्टी की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दे और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460 यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन कर रहा है मामले पर राजनीति। हजारों बसों के नाम पर 879 का सच। बसों के नंबर्स में कैसा खेल। कुछ नहीं। इन सवालों के साथ इसकी शुरुआत शुरू से देखते हैं। दरअसल इस जंग की शुरुआत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के एक वीडियो और फिर मदद वाले लेटर से हुई, जिसमें उन्होंने योगी सरकार की मदद करने की बात कहते हुए बॉर्डर पर फंसे हुए और पैदल चल रहे लोगों के लिए 1000 बसें भेजने की परमिशन मांगी। पहले तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जब एक और लेटर पोस्ट हुआ तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन का जवाब ऑनलाइन देते हुए 4 तीखे सवाल दाग दिए। बात आगे बढ़ी, सरकार ने हामी भरते हुए बसों की लिस्ट मांगी, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब कांग्रेस ने लिस्ट सौंपी। सरकारी तंत्र ने जब जांच की तो पाया कि 1000 में से 279 बसें अनफिट हैं और लिस्ट में कई ऐसे नंबर हैं जो या तो ऑटो के हैं या फिर टैक्सी और स्कूटर के। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460 यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाए। लेकिन कांग्रेस पीछे कहां हटने वाली थी। दोनों दलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच आगरा के नजदीक बॉर्डर पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने नया नाटक शुरू कर दिया। कुछ देर हंगामा चलता रहा, फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। साथ ही प्रियंका के सचिव यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया। कि 1000 बसें यहाँ पे खड़ी हैं। एक बस का एक दिन का खड़ी बस का किराया 16,000 रुपए होता है और 1000 बस का एक दिन का किराया 1 करोड़ 60 लाख और 3 दिन का किराया 4 करोड़ 80 लाख रुपए अब तक कांग्रेस पार्टी खर्च कर चुकी है। इन सब के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक और ट्वीट किया, लिखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ चाहें तो अपना और बीजेपी का बैनर बस पर लगा लें, लेकिन इस सेवा भाव को ना ठुकराएं। हम तो आपसे ये कह रहे हैं, डरिए मत, हम कांग्रेस के नाम पे नहीं करेंगे। हमने तो कोई अपनी फोटो नहीं लगवाई है। आप अपनी फोटो भी लगवा लो, झंडा भी लगवा लो, बस एक रहम खा जाओ उन मजदूरों पे, उन गरीबों पे,
उन पर जुल्म मत ढाओ। बहरहाल वार पलटवार जारी है, लेकिन मजदूर इन सब से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 4 दिनों से चल रहा ये सियासी ड्रामा कब खत्म होगा, ये तो राजनीति का नफा नुकसान ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हरियाणा सरकार की तरफ से जो रोडवेज बस चल रही हैं और वो यूपी के बॉर्डर में छोड़ रही हैं, वो मजदूरों से मोटी रकम ले रही है। हरियाणा में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। साहब हम मजदूर हैं, घर जाने को मजबूर हैं, कैसे भी करेंगे अपने गांव अपने घर जाएंगे। ये आवाज हर प्रवासी मजदूर की है जो भटक रहा है एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य। हरियाणा सरकार यूपी के मजदूरों को अपनी बसों से बैठा के यूपी बॉर्डर पर छोड़ रही है। तो ये कोई सरकार की फ्री सेवा नहीं, वो इसके बदले पैसे ले रही है। आने वाले जो प्रवासी मजदूरों उनसे आज से किराया लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है? जो जायज बनता है 30 रुपए किराया है जी, किराना तक का 30 रुपए लिया जा रहा है। हरियाणा सरकार के आदेश से लिया जा रहा है। हमारे को टीएम साहब के ऑर्डर थे कि किराए से ही गाड़ियाँ जाएंगी, तो ऊपर से वहीं से टिकट बन के आई है। सुना आपने, ड्राइवर हो या मजदूर, दोनों कह रहे हैं कि सरकार पैसे ले रही है। एक तरफ हरियाणा सरकार है जो बेरोजगार मजदूरों से उगाही कर रही है, तो दूसरी तरफ यूपी राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी वो बसें हैं जो इन्हें फ्री में घर भेज सकती थी। लेकिन राजनीति मजदूरों से बड़ी है। किराया 30-30 रुपया लिया गया। 30-30 रुपए। हाँ। कितने बंदे आप? करीब 41 आदमी होंगे। तो सरकार कह रही थी फिर जो है फ्री कह रहे थे, बिल्कुल वहाँ बोले बैठा के फिर यहाँ लाए हैं रोड पर, फिर ले लिए। सैकड़ों की तादाद में ये मजदूर अपने घरों को जाने के लिए परेशान हैं, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते इनके पास क्या क्या बचेगा ये हालात बताएंगे। फिलहाल तो हरियाणा सरकार ने इनकी जेब पर डाका डाला है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। यानी मजदूर जब बस में बैठे तो बताया गया कि ये आप फ्री में चल रहे हैं, लेकिन जब सफर करने लगा तो बताया गया आपको पैसे देने होंगे और ये सरकार का आदेश है। सुल्तानपुर में भी एक दर्दनाक खबर है, जहां पर ग्राम प्रधान को पता है, लेखपाल को पता है, सेक्रेटरी को पता है कि एक परिवार है जो दाने दाने को मोहताज है। लेकिन इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद ना तो ग्राम प्रधान आगे आए, ना लेखपाल आगे आए, ना सेक्रेटरी आगे आया। सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर नमाजगढ़ गांव में एक गरीब परिवार रहता है। एक 21 साल के लड़के पर अपने भाई और बहन की जिम्मेदारी है, लेकिन लॉकडाउन में ना तो काम है और ना ही घर पर राशन। भोजन के लिए 3 साल से राशन नहीं मिल रहा है और 3 साल पहले माँ बाप हमारे गुजर चुके हैं और रास्ते में रहने का घर भी नहीं है और 4 भाई 1 बहन है। हम लोग गांव वाले से मांग के अपना पेट जिला रहे हैं 4 लोगों को। – 2016 में पिता और 2017 में मां को खोने के बाद गरीब प्रवेश मजदूरी करके अपने भाई बहनों को पाल रहा था, लेकिन लॉकडाउन ने सब खत्म कर दिया। इस गरीब परिवार के पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही प्रधान लेखपाल की तरफ से कोई मदद मिली है, ना ही जिला प्रशासन और तहसील को इसकी खबर है। ये गांव से मांग के लाते हैं, रोटी खाते हैं हम लोग और 3 साल से पापा मम्मी जब से खत्म हुए हैं तब से राशन नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन से जब से हुआ है तब से काम ही नहीं मिल रहा है। कैसे खाना वाना कैसे खा रहे हो? भैया बाहर से लाते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जब मां जिंदा थी तब राशन कार्ड बना था, लेकिन उनके गुजरते ही नाम कट गया। फिलहाल ग्रामीणों की मदद से मुसीबत की इस घड़ी में ये अनाथ बच्चों का परिवार किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहा है।
इनके पास रहने के लिए आवास है, न राशन है। अभी तक तो ये बच्चा जो है श्रमिक के रूप में काम करके जीविका चलाता था, लेकिन जब से लॉकडाउन है गांव के लोग काफ़ी मदद करते हैं, जिससे इन लोगों का खर्चा या खाना पीना चल रहा है। गरीबों के नाम पर सरकार तो बहुत अच्छी योजनाएं चलाती है, लेकिन गरीबों तक वो पहुंच पा रही है या फिर नहीं, ये जरूर देखना होगा। सुल्तानपुर का ये गरीब परिवार तो बस उदाहरण है, पता नहीं कितने गरीब और मदद के इंतजार में होंगे। सुल्तानपुर से भारत समाचार के लिए अनूप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिल्ली में सरकार बस चलाने को तैयार है, तो यूपी में आए यानी बाहर से जो मजदूर यूपी आए हैं उनका इस बारे में क्या कहना है, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन में सरकार ने जरूरी कामों के लिए ढील देनी शुरू की, तो वैसे वैसे सड़क, बाजार और दुकानों में लोगों की भीड़ दिखनी शुरू हो गई है। लॉकडाउन 4 के दौरान दिल्ली सरकार ने सड़कों पर बसें उतारने का फैसला किया है। दिल्ली की सड़कों पर 2000 से ज्यादा बसें चल रही हैं। आने वाले समय में बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। इसमें जो है थर्मल स्क्रीनिंग सभी सवारियों की चढ़ने से पहले की जाएगी, सैनिटाइज किया जाएगा बस को। बस जब चली थी डिपो से तो सैनिटाइज किया गया था, और लोगों से खुद कहा जा रहा है कि वो मास्क लगाएं और अपना जो कोरोना से बचने की गाइडलाइन दी गई है सरकार की तरफ से उसका पालन करें। देवरिया के खरोह बॉर्डर पर रोजाना 150 से अधिक परिवहन की बसें आ रही हैं, जिनसे हजारों श्रमिक आ रहे हैं। प्रशासन श्रमिकों की थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उन्हें घर भेज रहा है। वहीं बिहार के श्रमिकों को बिहार के मेहरोना बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। गोरखपुर उतरे हैं, गोरखपुर से यहाँ तक आए हैं और यहाँ से हमारे को प्रशासन भेजवा रही है। और कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छा है, मेडिकल भी हो रहा है, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं हुआ आने में। यूपी के ललितपुर में भारी संख्या में आए प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिन्हें सुरक्षा के तहत गौशालाओं में रोका गया है और जांच पूरी होने पर ही घर भेजा जा रहा है। फिलहाल लॉकडाउन के चौथे चरण में भी मजदूरों का घर लौटना जारी है, और इसके साथ जारी है जिंदा रहने की वो जंग जिसे बीते 3 महीने से ये मजदूर रोज लड़ते आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली और यूपी में चलने वाली सरकारी बसें मजदूरों के लिए एक उम्मीद जरूर लेकर आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लॉकडाउन 4 में आई नई गाइडलाइन के मुताबिक जिला प्रशासन ने प्रदेश भर में बाजारों को अपने शर्तों के हिसाब से खोलने की अनुमति दे दी है। बदायूं में बाजार खुलते ही खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही है। प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील का लोगों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। सोमवार से बृहस्पतिवार में आपकी कपड़े की दुकानें खुलेंगी। इसी प्रकार कुछ ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं जो प्रत्येक दिन 6 दिन खुलेंगे, जिसमें हमारी इसेंशियल कमोडिटीज़ में राशन की दुकानें हो गई, आपकी दवा की दुकानें हो गई, सब्जी वगैरह के ठेले वगैरह हो गए, ये सब खुलेंगे। बरेली में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद बाजार खुल गए हैं। जैसे ही बाजार खुले, लोग कोरोना के डर को भूल गए, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़कर बाजारों में उतर गए। लोगों के अंदर कोरोना का कोई डर नहीं था। प्रयागराज के व्यापारियों लॉकडाउन में खुली दुकान की छूट के बाद पूजा पाठ करके अपनी अपनी दुकानें खोली। जिले में रोस्टर के हिसाब से बाजारों में दुकानें खोली जाएंगी। इस समय मैं मौजूद हूँ सिविल लाइन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिठाई की दुकान खोली गई है, लेकिन मिठाई की दुकान पर यहाँ पर केवल सामान लेकर और अपने घरों को वापस चले जाएंगे। यहाँ पर खाने के बैठने की कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। मिर्जापुर में भी शर्तों के हिसाब से दुकानें खोलने का आदेश प्रशासन ने दे दिया है। मेडिकल की दुकानें छोड़कर बाकी सब दुकानें रोस्टर के हिसाब से खोली जाएंगी। कानपुर में भी रोस्टर के आधार पर लोगों ने अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के 58 दिनों बाद आज मार्बल की दुकान खोली गई है, उसको खोलने का आदेश दिया है। सप्ताह में 3 मार्केट खोली जाएगी, जिसका सभी व्यापारी समाज में उत्साह है और सभी को मैं बधाई देता हूं। इतना संघर्ष करने के बाद आज व्यापारी समाज व्यापार खोलने के लिए प्रतिशील है। जिस तरह लॉकडाउन 4 में ढील दी जा रही है, उस हिसाब से अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समझदारी से काम लेंगे तो बहुत जल्द सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और अगर लोग कोरोना से सबक नहीं लेते तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।
घर के खाने से परेशान हो चुके लोगों के लिए एक खुशखबरी है और ये खुशखबरी 2 महीने बाद आई है। चूंकि अब दुकानें खुल गई, जैसा कि आपने इसके पहले रिपोर्ट में भी देखा, तो आप जमकर भटूरे और पूड़िया समोसे के मजे ले सकते हैं। पूड़ियाँ छनने लगी हैं, समोसे बनने लगे हैं और किचन का भी इंतजाम हो गया है। खुश हो जाइए और मौज मनाइए। लॉकडाउन की काली रात के बाद अब स्वाद भरा सवेरा शुरू हो चुका है। ढाबे भी खुलने लगे हैं। काम तो 100 में से ऐसा लगा लो सिर्फ 10% ही है। अभी सिर्फ 10% है। ये है हम पूरा अपना मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह एंड सैनिटाइज पूरा कर रहे हैं कि कस्टमर को पूरी सहूलत मिल सके। कस्टमर आ रहे हैं बंद के बाद में? कस्टमर ऐसे कि सरकार ने हमें सिर्फ होम डिलीवरी के लिए बोला है, तो पूरा हमने डाइनिंग वगैरह सब कुछ ऑफ किया हुआ है। लॉकडाउन के चलते 3 महीने से होटल ढाबे सब बंद थे, जिसके चलते खाने के शौकीन लोग अपना मन मार कर ही रह रहे थे। लेकिन अब खाने के ऐसे शौकीनों के लिए लॉकडाउन 4 में एक अच्छी खबर आई है और वो ये है कि होटल और ढाबों में खाने पीने का सामान अब बनने लगा है। पहले तो देखो ही, पहले तो बहुत ज्यादा काम था। उस हिसाब से अभी 15 से 20% काम है सिर्फ, वो भी ऑनलाइन है जी। और ये भी है, चलो खुलने से कुछ राहत तो हुई है कि लेबर का खर्चा, घर का खर्चा निकलेगा। अगर बोलो प्रॉफिट वाली बात, वो अभी कुछ भी नहीं है जी। देख रहे हैं आप कि कैसे लगभग 3 महीने बाद फिर से कढ़ाई में तेल खौलने लगा है और गर्म भटूरे बनने लगे हैं। ग्रिड किचन के शौकीनों के लिए अब राहत भरी खबर है। अब वो आराम से इसका स्वाद ले पाएंगे। लेकिन इस सब के बीच उन्हें जो बात याद रखनी होगी वो ये कि अब होटल पर जाकर वो कुछ भी नहीं खा पाएंगे। उन्हें अपने लिए सब कुछ घर पर ही मंगाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एक चीज भारत समाचार के दर्शकों को और स्पेशल स्टोरी के दर्शकों को ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीज वो अपने घर में ही पाएंगे, यानी होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। दुकान में बैठकर वो ये चीजें नहीं खा सकते। इधर प्रदेश में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़ों का ग्राफ हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की काली छाया पूरे प्रदेश को अपनी आगोश में ले चुकी है। बढ़ते संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। पश्चिमी यूपी के बाद इसकी जकड़ अब पूर्वी यूपी में भी कसने लगी है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो यूपी में 5000 के करीब कोरोना का केस है। 24 घंटे में 269 कोरोना के मरीज मिले हैं। अब तक 123 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में संक्रमण का मीटर हर दिन ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में जिलेवार मिले नए केसों की बात करें तो बाराबंकी में 92 नए केस मिले हैं। बाराबंकी में कोरोना बम फूटा है। एक ही संस्थान के 92 कोरोना मरीज मिले हैं। जिला प्रशासन ने पूरे संस्थान को सीज कर दिया है। प्रयागराज 9 नए केस। प्रयागराज में 9 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। संगम नगरी में कोरोना मरीजों की संख्या अब 56 हो गई है। आगरा 7 नए केस। आगरा में 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 823 हो गई है। मथुरा, यहाँ 6 नए केस सामने आए हैं। मथुरा में कोरोना के 6 केस सामने आए हैं। जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 57 हो गई है। संत कबीर नगर की अगर बात करें तो यहाँ 6 नए केस आज सामने आए हैं। संत कबीर नगर में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 49 हो गई है। कौशाम्बी में 4 नए केस। कौशाम्बी में 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में कोरोना के कुल मरीज 33 हो गए हैं। बहरहाल आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जबकि सरकार का कहना है कि कोशिशें बढ़ती जा रही हैं। बस जरूरी है सभी को सावधानी बरतने की। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। देसी छोड़ो, हमारी कबड्डी भी तो देसी है। हमारा देसी सत्तू भी तो इंटरनेशनल पे भारी है।
राजधानी सत्तू सप्पे बारी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आपके बुलावे पे शुद्धता बंद पैकेट में पहुंचे, रोज आपकी चौखट पे एकदम शुद्ध, ज्ञान विश्वास से भरा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आपके बुलावे पे शुद्धता बंद पैकेट में पहुंचे, रोज आपकी चौखट पे एकदम शुद्ध, ज्ञान विश्वास से भरा। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, सपने देखिए हर उम्र में